हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। हम लोग आज एक उसी कंटिन्यूएशन में वेक्टर अलजेब्रा हम लोग कर रहे थे। इसके पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें बेसिक्स ऑफ वेक्टर के बारे में हमने आपको कुछ बताए थे, कुछ क्वेश्चंस बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपको। उसी के आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि जब तक आप वेक्टर को बेसिक नहीं समझ पाओगे उसके तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बेसिक समझना आपका जरूरी है, उसके बाद ही आप जो क्वेश्चन है हमारे, तो कोशिश आज हम ये करेंगे कि बेसिक तो हमने जो समझ लिया है वो समझ ही लिया है कि डॉट बी क्या होता है, क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, पोजिशन वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। अब उनका थोड़ा सा डीप, यानी कुछ चीजें उसमें जैसे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में है तो उसमें डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है आपको निकालने को आ जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, मैग्नीट्यूड हम उसका कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें अगर हमको निकालनी हो, या दो वेक्टर आपके दिए गए हों और उनका सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको करना हो, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जाते हैं आपके यहाँ, तो वो कैसे आप करेंगे वो। तो सिंपल इसमें हम लोग चलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला आएगा टॉपिक, वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आएगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो बचे हुए जो आपके हैं वेक्टर सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम लोगों ने उस दिन किया था। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हमने आपसे ये कहा था कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब ये कि कोई एक वेक्टर आपको दिया गया हो, ठीक है। मान लिया वेक्टर ए दिया गया है, कोई भी वेक्टर हो, और उसको आपको बस अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ही लिखना है। उसी के आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में ए एक्स, ए वाई जे और ए जेड के कैसे लिखते हैं ये भी हमने आपको बताया था कि मान लिया हमने ये आपके पास एक सिस्टम है, 3 डायमेंशनल हमने सिस्टम ले रखा है, ये है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, आपके ये 3 कंपोनेंट्स के फॉर्म में आपको लिखना है। तो हमने आपको ये बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कंसीडर करते हैं, यूनिट वेक्टर वो आई लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे लेते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग के ले लेते हैं। और हमारा जो चूंकि हमने वेक्टर किसी एक वेक्टर पर्टिकुलर के कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो ये ए एक्स हो जाएगा एक्स के अलोंग, ए वाई हो जाएगा वाई के अलोंग, ए जेड हो जाएगा जेड के अलोंग। तो इसी कंपोनेंट के फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। अब आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, इट्स मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है, हमने बताया था मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होता है, इसमें मॉड लगा देना होता है, और मॉड की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाती है। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन इसके निकालना, तो कैसे हम डायरेक्शन कोसाइन इसके निकाले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फिगर को आपको 3 डायमेंशनल शेप देना होगा। तो चलिए हम इसी फिगर को 3 डायमेंशनल शेप दे देते हैं। क्यूब आपको एक बनाना है, क्यूब बनाने का तरीका आपको पता होगा, बहुत ही आसान सा एक तरीका होता है क्यूब बनाने का। बना दिया हमने, ये क्यूब बन गया। अब देखिए हमारी जो 3 डायरेक्शन हमने इसीलिए इस उधर वाला फिगर मिटाया नहीं, जिससे आप इसको कोरिलेट कर पाए। ये हमने ले लिया, ये 3 डायरेक्शन है हमारी, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये ओ हमने यहां लिया था, वो यहां भी ले लेंगे। इधर आपका आई कंपोनेंट आपने लिया था, ये हम आई कंपोनेंट ले लेते हैं। ये आपने जे कंपोनेंट लिया था, जे कंपोनेंट ले लेते हैं, और ये के कंपोनेंट है आपका। ये आपका ए एक्स हो जाता है, ये आपका ए वाई हो जाता है, और ये आपका ए जेड हो जाता है। हम इसको ओ पी मान लेते हैं, इसको ओ क्यू मान लेते हैं, और इसको ओ आर मान लेते हैं। इस तरीके से भी बाय द ज्योमेट्री अगर आपको लिखना हो, तो बाय द ज्योमेट्री भी अगर आपको लिखना हो तो यही आपका आएगा।
अगर ज्योमेट्री इसमें लगा दें तो आपका जो इसका रिजल्टेंट लोगे इन तीनों का, ये तीनों आपके ओपी ओ क्यू ओ आर का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा। कहीं से हम 3 डायमेंशन है चूंकि तो वो ले लेते हैं, रिजल्टेंट ये होगा हमारा, ये रिजल्टेंट हम ले लेते हैं। कहीं पर यहां पर मान लिया यहां तक आपका ये चला जाता है, ठीक है। तो अगर ये रिजल्टेंट हम यहां मान लेते हैं कि ये OC है, सी ही, ये C मान लेते हैं इसको, C है, ये C है। तो बाय द ज्योमेट्री जो OC स्क्वायर आपका होगा वो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर और प्लस OR स्क्वायर, OR स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट, इन तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर वो यही है। तो वेक्टर A का वेक्टर आप लिख सकते हैं इसको, तो वेक्टर A का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा इधर आपका OP AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर और प्लस AZ स्क्वायर। और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, या क्योंकि आपको पता है कि अगर वेक्टर A का स्क्वायर लिखा है तो इसको आप वेक्टर A डॉट वेक्टर A लिख सकते हैं और ये मॉड ही हो जाता है, यानी फिर स्क्वायर में हमको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती। तो A की वैल्यू हमारी जो हो जाती है वो अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर और प्लस AY स्क्वायर और प्लस AZ स्क्वायर, और यही आपका मॉड होता है, मैग्नीट्यूड हो जाती है। A वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिखी हुई। तो इस फिगर से भी आप इसको जो है वो अगर शो करना चाहें तो आप आराम से इसको शो कर सकते हैं। अब कंपोनेंट को अलग अलग अगर आपको निकालना हो कि AX का जो है क्या होगा, तो AX के वैल्यू मतलब अलग से अगर कंपोनेंट सिर्फ AX आपको निकालना हो, मान लिया हम आपसे कहें सिर्फ AX निकालना है, AY निकालना है, AZ निकालना है, ये तीनों आपको निकालने, तो आप कुल फिर कंसीडर करना पड़ेगा एंगल, ये बीटा, और ये आपका यहां से ये गामा हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप एक को इसमें जो है वो ले सकते हैं, तो AX यानी ये आपका बेस है, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है और एंगल दिया है। तो आपको इसकी वैल्यू अगर निकालनी है कॉस से निकाल लीजिए इसको, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें AX निकालना है आपको, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये होगा बेस AX हो जाएगा और अपॉन वेक्टर A हो जाएगा, यानी AX की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो A cos अल्फा हो जाएगी, AY की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, A cos बीटा हो जाएगी, और AZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, A cos गामा हो जाएगी। अब तीनों को आप स्क्वायर करके लिख दीजिए, तो जब तीनों को आप स्क्वायर करके लिख दोगे, जरा सा ये इसमें रखिए, क्योंकि ये आपके कोसाइन के टर्म में दिए गए हैं कंपोनेंट्स, तो इनको, इन कंपोनेंट्स को कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन भी कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन भी कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। अब इनकी वैल्यू आप जरा इसमें रख करके देखिए क्या होता है, तो वैल्यू रख करके देखो बेटा, तो यहां इसमें हम रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, A स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, A स्क्वायर इधर आपका था ही ये, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका,
1 हो गया, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जो वर्ग स्क्वायर का जो सम होता है वो यूनिटी होता है। ये प्रूव करने के लिए भी आराम से आप प्रूव कर सकते। कंसीडरेशन में आपको कंसीडर करना होगा कि एक हमारा वेक्टर है जिसको हमने 3 डायमेंशनल ले रखा है। along x एक्सिस ax कंपोनेंट होगा, along y एक्सिस ay कंपोनेंट होगा, along z एक्सिस az कंपोनेंट होगा। तो बाय द ज्योमेट्री ये फलाना ढिमका हम लिख सकते हैं उसमें। आप आराम से डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में इसके ये भी, यानी यहां से अगर आप चाहें तो डायरेक्शन कोसाइन के अगर निकालना हो, अल्फा निकालना हो तो ax अपॉन वेक्टर ए हो जाएगा। ये वेक्टर लगे हुए भाई। और cos बीटा की वैल्यू ay अपॉन ए हो जाएगा, cos गामा की वैल्यू az अपॉन ए हो जाएगा। आप आराम से यहां से इस चीज को लिख सकते हो। ये सॉरी, ये जो है आपका वेक्टर टर्म ना हो करके बल्कि मैग्नीट्यूड का ही टर्म आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट है बेटा, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट दिया गया है, ये रिजल्टेंट है। तो ये आपका इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म निकाल जो दिया गया हो तो उसको आप डायरेक्शन कोसाइन की ये वैल्यू अगर निकालना हो आपको तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। और तीनों का सम जो होता है आपका वो यूनिटी भी होता है। अब अगर आपको यूनिट वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो वो तो आपको पता ही है क्या होता है यूनिट वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। इसी का यूनिट मान लिया आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए का यूनिट, तो आपने बताया था वेक्टर ए अपॉन मॉड ए ये होता है, यानी वेक्टर ए अपॉन ए होता है। तो अब वेक्टर ए की वैल्यू आप लिख लीजिए। तो वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा यहां पर ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के अपॉन ए, यानी ए कैप की वैल्यू ए एक्स अपॉन ए आई ए वाई अपॉन ए जे और प्लस ए जेड अपॉन ए के, ये हो जाएगा। अब ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए की वैल्यू आपको पता है, ये देखिए ये और ये देखिए लिखा हमने आगे कहां लिखा, ये लिखा है ए एक्स अपॉन ए की वैल्यू कॉस अल्फा, यानी यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू कॉस अल्फा आई कॉस अल्फा बीटा जे और प्लस कॉस गामा के। ये भी आपका यूनिट वेक्टर के टर्म में भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दो वेक्टर अगर आपके दिए गए, मान लिया हम वो कह रहा हूं कि ए और बी आपके पास वेक्टर दिए गए हैं, तो ठीक है एडिशन कर दीजिए दोनों वेक्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। दो वेक्टर आपके हैं तो v इक्वल्स टू a प्लस बी कर दीजिए, कोई इसमें आपका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दोनों को आपका कंपोनेंट्स के फॉर्म ये वेक्टर, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के और दूसरा प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हो गया। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। जो भी आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। अंडर रूट ऑफ आई का जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से इसका दोनों के एडिशन को लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था, मैंने देखा है कि यदि आपके पास दो वेक्टर ए और बी दिए गए हों और उनको सम कर दिया जाए तो उनकी जो वैल्यू होगी वो a प्लस बी और a माइनस बी इनके बीच में होगी या इनसे अलग होगी या इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन में भी आता है।
इस क्वेश्चन को हम लोग ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी ज्यादा। कह रहा है फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा एंड सो दैट देयर रिजल्टेंट लाइज इन द रेंज ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दो वेक्टर आपके दिए गए हो, अल्फा पर इंक्लाइंड है दोनों, और आपको सो ये करना है कि उनका जो रिजल्टेंट होता है वो लाई करता है, यानी इनके बीच में लाई करता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, कंसीडर कर लिया दो वेक्टर ए वेक्टर बी और इनके बीच का जो ये एंगल हमने ले लिया अल्फा ले लिया, इनका रिजल्टेंट हमने आर ले लिया, तो रिजल्टेंट जो आर है वो ए प्लस बी आपका हो जाएगा, ये हमने लिख दिया, यहाँ पर शो कर दिया। तो ये ए है वेक्टर, ये वेक्टर बी है और ये इनका रिजल्टेंट है। हमने एक इसमें पैरेललोग्राम इसको कंप्लीट कर लिया और हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। ये हमारा जो ACD है, बल्कि OCD कह लीजिए, ये जो ट्राइंगल OCD है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब देखिए ये इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल वो कह रहा है कि टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। तो अल्फा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल, अगर ये अल्फा है तो फिर ये भी अल्फा ही होगा, एक ही एक्सिस पर दोनों एक ही उसमें बन रहे हैं, ठीक है। ये पैरेलल होगी क्योंकि OB पैरेलल टू AC होगा, तो इसलिए ये एंगल और इस एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहां पर आप देख सकते हैं AD की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो, ये ट्राइंगल आपका बना हुआ ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, तो AD की वैल्यू हमारी B cos अल्फा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आधार निकालना है आपको, बेस निकालना है, तो B cos अल्फा, और ये निकालना परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो B sin अल्फा हो जाएगा। तो CD हमने यहाँ पर ये रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू निकालनी है, तो ट्राइंगल OCD हम ले लेते हैं फ्रॉम फिगर। देखिए कंसीडरेशन आपकी लैंग्वेज फिगर अगर बना है तो लैंग्वेज जो कुछ आपने फिगर में बनाया है लैंग्वेज में आपको वही कुछ लिखना होता है, ठीक है। कि आपने दो वेक्टर ले लिए हैं AB, दोनों इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, एक दूसरे पर, और उनका जो रिजल्टेंट है वो A प्लस बी है। टू वेक्टर्स A एंड B अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कह सकते हैं टू वेक्टर्स A एंड B इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट आर है, उनका हमने कंसीडर कर लिया है, या OC कह सकते हैं, अलॉन्ग OC हमने उसको शो किया हुआ है, ठीक है। और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू OD, और आपका ये जो सिंस OB जो होगा पैरेलल टू AC होगा, इसलिए अल्फा जो ये है आपका एंगल, तो यही अल्फा हो जाएगा। और अगर ये अल्फा है तो आप इससे ये वैल्यू निकाल सकते हो, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने ये वैल्यू निकाली। फिगर ले लीजिए, तो फ्रॉम फिगर ट्राइंगल OCD, ट्राइंगल OC और D राइट एंगल ट्राइंगल से ले लीजिए, तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये, और इक्वल्स टू OD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए OD और OD को हम क्या लिख सकते हैं, OA और प्लस AD, तो इसको हम OA और प्लस AD का स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस ये हो जाएगा CD स्क्वायर। अब OA कितना है, वेक्टर A है, तो वेक्टर A और प्लस AD कितना है, AD B cos अल्फा का होल स्क्वायर, और प्लस CD कितना है, B sin अल्फा का होल स्क्वायर, यानी B स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। ओपन कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और प्लस ये आपका हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और प्लस 2AB cos अल्फा और प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देख लो बेटा, देखिए A स्क्वायर कुछ है नहीं दूसरा, यही लिख लीजिए, B स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा यहाँ है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ है, B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा हमारा, और प्लस 2AB cos अल्फा, और OC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर,
ये आपका फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन लॉ ऑफ कोसाइन इसको कहा जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, हिंदी में ओजिया का नियम कहा जाता है इसको। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। तो ये तो आपका रिजल्टेंट निकल गया उनका। अब आपको प्रूव ये करना है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। प्लस बी करोगे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, माइनस बी करोगे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लें। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको आर मैक्स की वैल्यू, अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम की जो वैल्यू होगी ए और बी के बीच की, वो अल्फा पर डिपेंड करेगी। देख लो, अल्फा को आप यहां हैं, अल्फा को आप इंक्रीज करते जाइए, इंक्रीज इस तरीके से जो वेरी कराते आप जाओगे, तो आपका जो है वो इसकी ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी, जो एंगल है वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा। एंगल बढ़ाओगे घटाओगे इनकी वैल्यू चेंज होती चली जाएंगी, इनका मैग्नीट्यूड चेंज होता चला जाएगा। ये यहाँ है, ये यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो आर मैक्स आर माइन दोनों की जो वैल्यू है वो अल्फा पर डिपेंड करेगी। अब कॉस अल्फा आपका मैक्सिमम आपको पता है, तो फॉर मैक्सिमम के लिए आर मैक्स के लिए अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 0, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू +1 होनी चाहिए। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारी हो, आर स्क्वायर ले लें, इसको यहां से ले लें, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर, आर मैक्स की बात कर ले हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और ये क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यानी आर मैक्स की जो वैल्यू है वो a प्लस बी आ गई होगी। इसी तरीके से फॉर मिनिमम के लिए क्या होगा, फॉर मिनिमम के लिए अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री कॉस अल्फा की वैल्यू -1 होती है मिनिमम, और -1 अल्फा जब आप 180 करोगे तब आएगा आपका। तो मिनिमम के लिए कॉस अल्फा -1 और कॉस अल्फा -1 के लिए अल्फा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आर माइन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी ये आपका आर माइन की वैल्यू हो जाएगी, आर माइन स्क्वायर, आर माइन की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आर माइन की जो वैल्यू हो गई वो a माइनस बी हो गई। अब देखो मैक्स वैल्यू a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हमारा जो दो वेक्टर हमारे जो एक दूसरे से अल्फा पर इंक्लाइंड हैं, उनकी जो वैल्यू है मैक्सिमम प्लस वाली और मिनिमम, ये इन दोनों के बीच में ही लाई करती है। ये आपको एक लाइन नीचे डिफरेंशिएट करके बताना पड़ेगा कि जो a माइनस बी इज लेस देन r इज लेस देन r इक्वल्स टू a प्लस बी, इन दोनों के बीच में हमारी जो वैल्यू है ये लाई करती है। ये पूछा गया है आपसे, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के कुछ क्वेश्चंस हमारे कोलिनियर, कोप्लेनर, परपेंडिकुलर, तो 2-3 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से हैं, उनको भी हम लगे हाथ इसी देख लेते हैं। तो ये कम से कोप्लेनर वेक्टर भी आपसे पूछता है, कोप्लेनर को इमने एक ही प्लेन में हो, तो आपके दो तरीके से इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि वेक्टर सिर्फ 2 ही दिए गए हों आपके, सिंगल का कोप्लेनर का मतलब नहीं होता, को मतलब कोई सहयोगी होना चाहिए उसका, तभी हम उसको कोप्लेनर दिखा सकते हैं। यदि आपके पास 2 वेक्टर्स दिए गए हैं a और b और उनको कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो ये एक ही प्लेन में, इसका मतलब ये एक ही प्लेन में a को b के साथ प्लस करके अगर कुछ नंबर्स में n1 n2 के साथ उनको लिखा गया है, उनका रिजल्टेंट निकाला गया है, तो हमारे पास जो वो होंगे दोनों वेक्टर वो कोप्लेनर। माने 3 आपके वेक्टर्स दिए गए हो और 3 वेक्टर्स का जो सम हो कुछ नंबर्स के साथ, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं भाई, n1 n2 n3 आर्बिट्रेरी हैं, ये नंबर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, और अगर उनका सम तीनों का अगर आप निकालें और 0 हो जाए तो वो कोप्लेनर होंगे।
इसको लिखने के लिए, इसको इस चीज को शो करने के लिए हम इनके कंपोनेंट्स फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं इसका। यदि हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए गए हों ए, बी एंड सी, और उनके कंपोनेंट को फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो आपको पता है एबीसी को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वेक्टर ए को लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसी तरीके से बी की वैल्यू, इसी तरीके से सी की वैल्यू लिखते हैं। और फिर इनका हम डिटरमिनेंट निकाल लें। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये कोप्लेनर होंगे। अब इसी पर एक क्वेश्चन आपका ये हम बता रहे हैं कि ये आपका है सो दैट वेक्टर्स, 3 वेक्टर आपके दिए गए हैं। वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 9 के, वेक्टर बी 3i प्लस j प्लस 2 के, और वेक्टर सी की जो वैल्यू दी गई है वो 2i और प्लस j और प्लस 3k ये दी गई है। आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं एबीसी, इनको कह रहा है कोप्लेनर। प्रूव करिए। तो फॉर कोप्लेनर के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों का डिटरमिनेंट, ax का कंपोनेंट यानी i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट, तो लिख लीजिए आप। तो आपका जो है वो ध्यान ये रखना है कि ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है। तो आपका ax यानी i का कोफिशिएंट है 1 इसमें, और 2, और k का कंपोनेंट कितना है 9, ये हो गया। अब फिर b का लिखिए, bx by bz, तो 3 1 2, 3 1 2, और ये आपका है c का कंपोनेंट कितना है 2 1 3, 2 1 3। ये आपको इसकी वैल्यू 0 प्रूव करनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। क्या करना, 1 ये 1 3 और 2 1 माइनस 2 और माइनस 3 ये और ये, तो 6 हो जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। और प्लस का जब आप इसका लोगे, इसको ओपन करना भाई आना चाहिए आपको डिटरमिनेंट को, ये फॉर्म। तो ये 2 2 जब ये 2 हमने ले लिया यहाँ, तो ये आपका 2 2 जब 4 और माइनस 9। तो देखो भाई 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। 3 माइनस 2 1 है, 1 1 1 हो गया माइनस, और ये 3 है, और ये 9 9 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 9 हो जाएगा। और यहां से कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 10 हो गया। तो ये हो गया, ये 10 माइनस 10 यानी ये 0 हो गया। तो इस तरीके से आपके कोप्लेनर प्रूव करने के लिए अगर आते हैं तो कोप्लेनर आप प्रूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनका डिटरमिनेंट अगर है तो वो 0 उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो कोप्लेनर हो जाएंगे आपके। कोलीनियर प्रूव करने के लिए आता है कोलीनियर। अगर कोई भी 2 वेक्टर आपके पैरेलल हों तो उनका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो इक्वल होगा। डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो इक्वल होगा। अभी हमने इस चीज को इसके पहले वाले में प्रूव किया था कि जो ये आर्म थी हमारी और ये थी, ये दोनों पैरेलल थी, तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल था वो भी इक्वल था। तो आप क्या करिए, कोलीनियर प्रूव करने के लिए उनके डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए। उनके बीच का कॉस अल्फा निकालना हो ax अपॉन a, कॉस बीटा निकालना हो ay अपॉन a, और कॉस गामा निकालना हो az अपॉन a। देख लीजिए अगर ये इक्वल है, दोनों वैल्यू अगर इक्वल है पैरेलल, तो वो कोलीनियर हो जाएंगे। कोलीनियर प्रूव करने के लिए आपको उनके डायरेक्शन कोसाइन को ही निकालना होता है, तभी आप उनको कोलीनियर प्रूव कर सकते हो। ठीक है। अब पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने कहा कि उनके डायरेक्शन कोसाइन आपके इक्वल होते हैं। आप इसको लीजिए। ये क्वेश्चन हम इसमें कॉमन क्वेश्चन है, वो उसमें सारी चीजें आपको निकालनी है। वो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं,
उस क्वेश्चन को कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये आपका इधर का पार्ट लगभग, किसी को कुछ क्वेरी होगी तो क्वेरी आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम बता देंगे आपको कि आपकी क्या है, ये कैसे लगेगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा। लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस के, वेक्टर बी इक्वल्स टू दिया गया है माइनस का i प्लस का 3j और प्लस का 4k। तो आपको इवेलुएट करना है, पहला है मॉड ए निकालना है, मॉड बी निकालना है, दूसरा है ए डॉट बी निकालना है, तीसरा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी निकालना है, और प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ये एंड नहीं ए ऑन बी, ए ऑन बी, और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी वेयर ओ इज ओरिजिन, ओ ओरिजिन दिया गया, ये सारी चीजें निकालनी। तो देखिए आप इसमें ये तो आराम से निकाल लोगे, सॉरी ये निकालोगे मॉड बी ए डॉट बी, ये दोनों चीजें इससे निकल जाएंगी। एंगल बिटवीन भी आपको चूंकि ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी जो होता है वो ए बी और कॉस थीटा ये होता है। तो अगर कॉस थीटा आपको निकालना हो यहां पर तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये मॉड ए मॉड बी आप निकाल ही चुके हैं, ए डॉट बी आप निकाल ही चुके हैं, दोनों को रख दीजिएगा, ये निकल आएगा आपका। अगर नहीं है तो हम आपको 2 लाइन में जल्दी से निकाल के भी बताए गए हैं। चलो सारी चीजें निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। मॉड ए निकालो, क्या होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और प्लस 9 और प्लस 1, यानी ये कितना हो गया अंडर रूट 14। ठीक है, मॉड बी कितना हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 प्लस 9 प्लस 16, ये कितना हो गया अंडर रूट का 26। तो यानी और ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी निकालोगे तो आपका हो जाएगा 2i प्लस 3j और माइनस के डॉट माइनस का i प्लस 3j और प्लस का 4k और इक्वल्स टू, तो डॉट हमने बताया था i डॉट i की वैल्यू 1 होती है और सब 0, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, 2 कम 2, प्लस j डॉट j की वैल्यू 1 होती है और सब 0 होते हैं, 3 3 9 और माइनस k डॉट k यानी 4, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई 4 2 6 और 9 माइनस 6 3 आ गई। तो a डॉट b की वैल्यू आपकी 3 आ गई, मॉड a मॉड b की वैल्यू इतनी है, रख देंगे cos थीटा निकल आएगा। प्रोजेक्शन आपका है, मेन चीज ये है कि ये प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो प्रोजेक्शन आप फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए क्योंकि बगैर इसके नहीं है। तो द projection of the given vector of the given vector a on b is given by, यानी आपको किसी वेक्टर a का अगर b पर प्रोजेक्शन लिखना है तो ये आपका होता है a डॉट b और बाहर b कैप, a डॉट b कैप और बाहर भी b कैप।
ये होता है। यानी इसको आप लिख सकते हो, इसकी वैल्यू आपको पता है, ए वेक्टर बी अपॉन मॉड बी और बाहर बी का, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो ए बी का प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो क्या है इसकी वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना, मॉड लगाओगे ये ए और डॉट बी अपॉन बी और इसकी वैल्यू हमारी यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, तो इसलिए आपको कोई इसमें दिक्कत, बी ऑन ए उल्टा हो जाएगा बस। जब बी ऑन ए लिखोगे तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे में बी ऑन ए कह रहा है, तो बी यहाँ, ए यहाँ, फिर बी यहाँ, सॉरी फिर ए यहाँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो टर्म यहाँ है वही यहाँ है बाहर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये जरूरी है, क्योंकि बगैर इसके भी आप प्रोजेक्शन नहीं निकाल पाओगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी हमारे, इसको हम बेसिक ना कहें बल्कि ये हमारा जो कोर्स में है वो है, यानी इससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी को कोई कहीं पर क्वेरी होती है इस चैप्टर से तो आप बताइए। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान है। हम आपको सिर्फ उनके बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो बता देंगे और कोई भी क्वेश्चन आप उससे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं करना है, बस तीनों में बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंस होता है तीनों में। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। बस ये तीनों चीजें अगर आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन पता चल गया कि क्या डिफरेंस है, तो आप कोई भी क्वेश्चन उसका आएगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप उसका सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करते हैं।